वेलकम टू आसमान आईएएस 14 जुलाई करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 15(5) empowers the state to reserve seats for SC and the ST in admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state। दूसरा स्टेटमेंट है, Article 16(4) empowers the state to make provisions for the reservation of appointments or posts in favor of SC/STs। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे, हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। आर्टिकल 15(5) जो है वो ये कहता है कि SC/STs के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सीट्स रिजर्व करनी होंगी सभी पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एडेड हो या ना हो, लेकिन माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 16(4) जो है वो कहता है स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ SC/STs, मीन्स रिजर्वेशन का प्रावधान ये करता है अपॉइंटमेंट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों ये हाईलाइट है? अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं या पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज हैं, वो भी एक तरह से सोशली बैकवर्ड पीपल में ही काउंट होते हैं, तो उन्हें भी सेम बेनिफिट्स और रिलैक्सेशन मिलने चाहिए जो कि SC/ST के कैंडिडेट्स को मिलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में। ऐसा क्यों कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो देखिए, ये जो डिसीजन है इसके लिए पिटीशन फाइल की गई थी आर्यन राज के द्वारा। किसके खिलाफ? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट कोर्स जो कि वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ से करना चाहते थे, वहां पे ये रिलैक्सेशन नहीं दिया गया जिस तरह से SC/ST के लोगों को दिया जाता है, जबकि वो भी एक तरह से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, सोशली बैकवर्ड है। तो वो चाहते थे कि जिस तरह से SC/ST के कैंडिडेट्स को 35% मिनिमम मार्क्स पे ही रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसी तरह से उन्हें भी दिया जाए, और उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। उसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट में भी अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केस जो कि 2012 में था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं वो भी सोशली बैकवर्ड पर्सन होते हैं, इसीलिए उन्हें भी सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि SC/ST के कैंडिडेट्स को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे जान लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं डिसेबल्ड पीपल्स के लिए। सबसे पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिनिमम 5% और गवर्नमेंट जॉब्स में मिनिमम 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कई सारे कैंपेन्स भी चल रहे हैं, जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस यानी ADIP, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, schemes of national trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेराइटीज कॉल्ड रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन एंड बहादुर सबवन, ये तीनों ही किस चीज की वेराइटी है? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी मैंगो या फिर ऑप्शन डी सैफरन। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो वेराइटीज हैं वो ऑप्शन बी राइस की है। क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि अभी अभी आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स ने कुछ ऐसी वेराइटीज को डिस्कवर किया है जो कि फ्लड रेजिस्टेंट है। ओके, ये जो वेराइटीज है रंजीत सबवन, स्वर्ण सबवन और बहादुर सबवन, ये लगभग 60% फार्मर्स ऑफ वेस्ट ब्रह्मपुत्र एरिया द्वारा यूज की जाती हैं। राइस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं?
जो कि बारिश के सीजन में यानी जून जुलाई में बोए जाते हैं और सर्दियों में इन्हें काटा जाता है। ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। इंडिया में लगभग 1/4 जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो राइस कल्टीवेशन के अंतर्गत है और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स जो है वो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जबकि हाई यील्डिंग स्टेट्स हैं पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। अब वेस्ट बंगाल में फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस जिनके नाम है औस, अमन एंड बोरो। ये बहुत ही फेमस है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि औस, अमन और बोरो क्या है, तो ये वेस्ट बंगाल में बोए जाने वाले राइस की ही स्पीसीज है। ओके, इंडिया जो है वो 21.6% ऑफ राइस प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है और चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड में राइस के प्रोडक्शन में। अगला क्वेश्चन है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल is located in ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, केरला में है ये। क्यों है ये चर्चा में? क्योंकि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी टाइम से चले आ रहे केस को सॉल्व कर दिया है। केस क्या था? केस था कि पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है इसकी अथॉरिटी एक रॉयल फैमिली के अंदर थी, जिसपे गवर्नमेंट ये दावा कर रही थी कि नहीं, उसकी अथॉरिटी जो है वो मैनेजमेंट में जानी चाहिए, गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस टेम्पल की जो अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट है, वो रॉयल फैमिली के हाथों में ही रहेगी। वो रॉयल फैमिली है त्रावणकोर की। ओके, अब क्यों इस पे इतना झगड़ा हो रहा था? क्योंकि ये जो टेम्पल है ये दुनिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। इसका जो ट्रेजर है उसकी वैल्यू है 1.2 ट्रिलियन, इवन उससे भी कई गुना ज्यादा। तो इतना रिच होने की वजह से ये गवर्नमेंट के पास होना चाहिए इसे। ओके, तो ये सारी कंट्रोवर्सीज थी। डिटेल में हम बात करते हैं कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की क्या खासियत है। लोकेशन जो है वो तिरुवनंतपुरम केरला में है। इमेज में आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है इसे। इसमें चेरा और ड्राविडियन स्टाइल का जो इंट्रिकेट फ्यूजन है वो हमें देखने को मिलता है। मेन जो गॉड है यहाँ पे उन्हें लॉर्ड विष्णु को पूजा जाता है, जो कि अनंत शयन पोस्चर में यहाँ पर बने हुए हैं, जिन्हें आदिशेष या किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स भी कहा जाता है। अब क्योंकि इनका नाम अनंत शयन है इसीलिए तिरुवनंतपुरम का नाम ही तिरुवनंतपुरम पड़ा, अनंत से। ओके, इसका मतलब होता है सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। इतिहासकार कहते हैं कि जो टेम्पल है 8th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन इसका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है यानी इसका रेनोवेशन किया गया होगा वो किया गया लगभग 16 से 18th सेंचुरी के बीच त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा। It is known to be one of the 108 holy temples associated with Vaishnavism in India। इसीलिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है इसकी लोकेशन कहाँ पे है और किसके द्वारा इसे बनाया गया। बढ़ते हैं आगे। Recently, World Malala Day was celebrated on ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जुलाई, ऑप्शन सी 13 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 14 जुलाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट किया गया। अब मलाला डे का मतलब क्या है? देखिए स्क्रीन पर आप एक फोटो देख सकते हैं, ये है मलाला यूसुफजई। यहाँ पर 12 जुलाई को इनका बर्थडे होता है और उन्हीं को ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्यों ऑनर किया जाता है? बिकॉज उन्होंने विमेन और चाइल्ड राइट्स को पूरे वर्ल्ड में सेफ्टी प्रोवाइड की। ये उसकी एम्बेसडर बनी एक तरह से। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान गनमैन के द्वारा इन्हें शॉट कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक में गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही थी और उसकी हिफाजत कर रही थी। फिर 2014 में जब ये सिर्फ 17 साल की थी, इन्हें
नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया, जो कि यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट बनी। नोबेल पीस प्राइज पाने वाली सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट ये बनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन और वुमेन राइट्स पे काफी ज्यादा योगदान दिया। The UN has declared her as the most famous teenager in the world in its decade in review report in late 2019. और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनकी बुक है, I am Malala, the girl who stood up for education and was shot by the Taliban. ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी इंडिया। तो आप सभी को पता होगा ये ऑप्शन बी रशिया इसका सही आंसर है। रशिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि हमने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लिया और उसका ह्यूमन ट्रायल भी सक्सेसफुली कर लिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वहां रशिया कंप्लीट ये कह रहा है कि हम सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल भी कर चुके हैं अपने वैक्सीन का और कुछ ही दिनों में ये आउट होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है ई लोक अदालत शुरू करने जा रही है। ई लोक अदालत क्यों यहाँ पे स्टार्ट हो रही है? क्योंकि इसका मेन इंटेंशन है कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं और ऐसा पहली बार हो रहा है हमारे देश में। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे ई लोक अदालत शुरू की जाएगी। 3000 से भी ऊपर जो केसेस हैं और 200 से ज्यादा बेंचेस यहाँ पे बैठेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग केसेस जो हैं वो सॉल्व किए जा सके, जिसमें हाई कोर्ट बिलासपुर की जो बेंच है वो भी इंक्लूड होगी और देयर विल बी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एन ई लोक अदालत टू बी इनॉग्रेटेड बाय द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो है PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, केसेस कौन कौन से यहाँ पे सेटल किए जाएंगे? सेटलमेंट से रिलेटेड, एक्सीडेंट क्लेम्स, बाउंसिंग ऑफ चेक्स, besides family disputes among other are usually resolved by ई लोक अदालत। ओके, बढ़ते हैं आगे। Which of the following state is announced to start रोको टोको अभियान? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी असम। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि रोको टोको अभियान किस लिए शुरू हुआ होगा। देखिए, एमपी में मास्क न लगाने पर काफी स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जानी है। ठीक है, मास्क नहीं तो खैर नहीं, तो इसीलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक यूनिक कैंपेन चलाया जिसका नाम होगा रोको टोको। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे कुछ लोगों को टारगेट करेगी जो लोग मास्क नहीं पहने हैं और उन्हें मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो कि पब्लिक प्लेसेस पे बिना मास्क के खड़े हैं या फिर ग्रुप में मास्क उतार कर बातें कर रहे हैं। लेकिन ये मास्क फ्री में नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज फ्री में क्यों दी जाए? अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो ये आपकी गलती है। तो जो भी मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे उसका 20 रुपीज चार्ज भी लिया जाएगा और जो मास्क है वो प्रोवाइड किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिन्हें कलेक्टर शॉर्टलिस्ट करेंगे। ओके, ये जो मास्क है ये आपको पता है किस स्कीम के द्वारा बनाए जा रहे हैं, किस स्कीम के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं? वो है जीवन शक्ति योजना, जो कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस की थी कि जो अनएम्प्लॉयड विमेन हैं उन्हें रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की थी, जिसमें वो कई सारे मास्क बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी IOCL या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NTPC को यह अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। ये आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स।
कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में इन्हें CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया है। जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। ये इंस्टीट्यूट किया जाता है CII-ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी CESD के द्वारा और शुरू किए गए थे 2006 में। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर से कई सारे मेंबर्स इसमें होते हैं। It is also linked with 288 national and regional sectoral industrial bodies. Okay, इसका मेन वर्क क्या है? To create and sustain an environment conducive to the development of India, industry, government and civil society through advisory and consultative process. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। साथ ही साथ NTPC लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। NTPC लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट पावर कॉर्पोरेशन है जिसका 1975 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था पावर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि NTPC जो है ये एक महारत्न कंपनी है जो मई 2010 में महारत्न कंपनी बनी थी और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ईरान किक्स आउट इंडिया फ्रॉम छाबार रेल प्रोजेक्ट साइटिंग फंडिंग डिलेज। बहुत बड़ा जुर्माना यहाँ पे एक तरह से हर्जाना इंडिया को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि छाबार पोर्ट जो डील की गई थी इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया इस डील से। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, आगे देखते हैं। आप इमेज में देखिए, ये यहाँ पर इंडिया ने 2016 में जब पीएम मोदी ईरान गए थे उस समय छाबार पैक्ट पे साइन किया था प्रेसिडेंट रूहानी और अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बीच। इरकॉन हैड साइंड एन MOU विद द ईरानियन रेल मिनिस्ट्री। इरकॉन इंडिया का है। ओके, अब ये जो MOU था ये क्यों साइन किया गया था? क्योंकि यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, यहाँ ईरान है, ये अफगानिस्तान है। तो इंडिया को जब अफगानिस्तान में या फिर यहाँ सेंट्रल इंडिया में जाना होता था, मिडिल ईस्ट एशिया में, तो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कई बार करना पड़ता था और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, तो इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट वो यूज करे। तो इंडिया ने खुद ही यहाँ पे ईरान में छाबार पोर्ट को स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया, तीनों कंट्रीज ने मिलकर। तो यहां से होकर फिर इंडिया की जो एक्सेस थी वो अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट एशिया में इजीली बन सकती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही ईरान ने इंडिया को इस डील से बाहर कर दिया है। The MOU was to construct the Chabar-Zahedan Railway as part of transit and transportation corridor in a trilateral agreement between India, Iran and Afghanistan. तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, छाबार पोर्ट की लोकेशन क्या है, क्यों इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ये, और आगे क्या होता है उससे भी हम अपडेट रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद आसमान IAS। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।